ऊर्जा। क्लियर सी बात समझ में आई? इसलिए इन दोनों को देखो साथ रख दिया गया या नहीं। आप वर्क पढ़ते हो और एनर्जी पढ़ते हो, क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा हम किसे कह रहे थे? एनर्जी किसे कह रहे थे? मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, फिर पूछा गया ऊर्जा किसे कहें, तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी वही उसकी ऊर्जा होगी। क्लियर सी बात समझ में आई? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई काम करके आओ, तो जितनी आप में क्षमता होगी उतना ही काम करके आओगे या नहीं? उससे बाहर दूं तो कहोगे सर अब एनर्जी नहीं बची। इसका मतलब जो कैपेसिटी आप में नजर आ रही है, जो क्षमता नजर आ रही है, वही एनर्जी होगी। अगर काम करने के लिए कहा जाए तो पहली बात क्या, मॉर्निंग में देखो एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा काम कर सकते हो या नहीं? इवनिंग में आपसे कहा गया काम करके आओ, गए और इतना सा करके चले आए, कहा और करके आओ, कि सर अब क्षमता नहीं बची। कंफर्म पूछा क्यों, कहे एनर्जी ही नहीं है। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ठीक, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा या एनर्जी को आपने दो कॉलम में डिवाइड कर लिया था, दो हेडिंग्स में। एक काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा तक आप कर चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग में डालना स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। या पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। देखो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा मतलब क्या हो, अगर मुझे पानी बांध बनाकर रोकना हो तो बांध बनाने का तरीका क्या करते हो? यूं दीवार तो क्रिएट नहीं करोगे। अगर आपने यूं ही दीवार क्रिएट की और यहां तक पानी आपने भरा, दबाव की वजह से ये टूट सकता है या नहीं? देखना बांध हमेशा यूं ऑब्लिक बनाए जाएंगे। सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं? आपने बांध का क्रम कैसा रखा? यूं रखा होगा, क्योंकि आप यहां पर पानी को स्टोर कर रहे हो। एक तरीका तो यूं था, मैंने कहा कि आपने यूं कर दिया और यहां पर बांध बनाकर पानी रोक दिया। अब ये पानी दबाव से इस बांध को तोड़ देगा या नहीं? ना तोड़ पाए तो आपने इसकी दीवार की डिजाइन यूं बिठा रखी है। अगर इसके दीवार की डिजाइन यूं होगी तो अब तो दबाव नहीं लगा सकता। कंफर्म सी बात समझ में आ रही होगी? तो यहां से अब हमें देखो, अगर हमने पानी को बांध बनाकर यहां रोक लिया तो एक विशेष अवस्था या स्थिति क्रिएट की है या नहीं? एक स्थिति क्रिएट कर दी कि हमने पानी को रोक लिया। जब पानी को रोक लिया तो यहां से हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैंने बताया था कि अगर बांध बनाकर पानी का उत्पादन, बिजली का उत्पादन करोगे तो कहते हैं हाइड्रो प्लांट्स। कंफर्म। कोयले से अगर उत्पादन किया जाए बिजली का तो कहते हैं थर्मल प्लांट्स। तो एक विशेष अवस्था या स्थिति बनाई या नहीं? इसी वजह से यहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही होगी। तो अगर इसी को मैं लाइन में कहना चाहूं तो लगता है किसी भी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। कंफर्म। एक स्पेशल स्थिति क्रिएट की या नहीं? सपोज करो आप एक खिलौना खरीद के लाए और आपने उसमें चाबी भरना स्टार्ट किया। चाबी भरने के बाद छोड़ देते हो तो खिलौना खेलना शुरू कर देता है या नहीं? आपने एक विशेष अवस्था क्रिएट कर दी। चाबी पुल करने के बाद छोड़ा होगा तभी तो वो खेल रहा था। देखो हुआ क्या होगा, एक पिन रही होगी जिसे आप यूं टाइट कर रहे थे। ठीक, इस पेन के ऊपर फॉइल्स यूं लगे होंगे, जितना टाइट करते जाओगे ये इसी में लपेटता जाएगा या नहीं? ठीक, और जब छोड़ दोगे तो ये यूं घूमकर खुलना शुरू होगा। जितनी चाबी भर रखी थी उतनी देर ये खिलौना खेल रहा होगा। एक विशेष अवस्था क्रिएट की या नहीं? सेम काम आर्चरी। जैसे अगर एक धनुष में आपने यूं जब धनुष को खींचा यहां लेकर आए, अब एक विशेष अवस्था क्रिएट कर दी, अपने टारगेट को हिट करेगा या नहीं छोड़ने के बाद? तो इसका मतलब सेम काम देखो, अगर आपने कार के नीचे यूं कमानी का इस्तेमाल कर रखा है, ट्रकों के बीच लगी होती है नहीं, ऐसे टायर्स के बीच। ठीक, जितने भी वेव्स होते हैं सब यहां पर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो ये जो ट्रक की कमानी दिखाई देती है, देखो एक विशेष अवस्था या स्थिति बनाई है या नहीं? ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दिखाई देता है। घड़ी में चाबी भरना, खिलौने में चाबी भरना, बांध बनाकर पानी रोकना, ये सभी पोटेंशियल एनर्जी के हैं या नहीं? ठीक, तो हमें बस एक लाइन में याद रखना है, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कंफर्म। लाइन में लिखना, किसी भी वस्तु में
किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गया? नहीं समझ में आया? जैसे वर्क कैपेसिटी, ठीक, ड्यू टू स्पेशल पोजीशन और सिचुएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसकी स्पेशल एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से उसमें कार्य करने की पावर होगी। तो देखो एक स्पेशल सिचुएशन बनाई थी या नहीं, एक विशेष स्थिति क्रिएट कर दी थी, इसी वजह से तो इसमें से आप इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन कर रहे थे। एक बांध बनाकर पानी को रोक देना पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल होगा। क्लियर? अगर यहां से हटा दो और ये पानी गति करता रहे, तो जब गति हो गई तो इसके काइनेटिक से अगर आप एनर्जी क्रिएट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर पानी लगातार फ्लो कर रहा है और आपने यहीं पर कोई चीज लगा दी जो टरबाइन को घुमाना शुरू कर दे, तो देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है नहीं, लेकिन आपने एक विशेष अवस्था बना दी कि मैंने पानी को बांध बनाकर रोक लिया, तो एक अलग स्थिति क्रिएट की है या नहीं? तो अलग स्थिति बना दी तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। कंफर्म? एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल में बांध में रुका हुआ पानी, ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होंगे। बांध में रुका हुआ पानी, ठीक, मीन्स वाटर स्टोरेड इन डैम। नेक्स्ट में देखो किसी घड़ी में अगर चाबी भरी जाए, सेम काम खिलौने में कर रहे थे या नहीं? नेक्स्ट में लिखना घड़ी में चाबी भरना, घड़ी में चाबी भरना, किसी खिलौने में चाबी भरना, किसी भी खिलौने या घड़ी में चाबी फिल की जाती है या नहीं? ठीक, देखना जैसे ट्रेन में इस कमानी की जगह मोटी मोटी स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? ठीक, काफी मोटी स्प्रिंग्स होंगी यूं, ये स्प्रिंग भी तो शॉक एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं? जरा बाइक में देखो, बाइक में भी स्प्रिंग का इस्तेमाल था या नहीं? ये भी तो शॉक को एब्जॉर्ब कर रही हैं। इस स्प्रिंग की जगह हमने ट्रक में ये कमानी का प्रयोग कर दिया था। क्लियर? इसका मतलब किसी वाहन में स्प्रिंग या कमानी का प्रयोग भी आपको किस चीज का एग्जाम्पल दिखाई देता है? पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट में लिख लेना, किसी भी वाहन में स्प्रिंग, किसी भी वाहन में स्प्रिंग या कमानी का प्रयोग, किसी भी वाहन में स्प्रिंग का इस्तेमाल या कमानी का प्रयोग, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। कंफर्म? कुछ आपसे चेंज करने के बारे में पूछ रहा होता है, जैसे अगर हम कोयले को जलाएं, ठीक, तो कोयला जलाने से आपको क्या प्राप्त होगा? हीट एनर्जी प्राप्त हुई या नहीं? कोयला क्या था? कार्बन का कंपाउंड था, इसका मतलब रसायन रहा होगा। ठीक, अब एक सिंपल सी हम बातों को चेक करना शुरू करें कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट की जा सकती है। कंफर्म? तो हम एक तरफ लिखते हैं एनर्जी और उन यंत्रों के नाम लिखते हुए चलेंगे कि कौन क्या कर रहा होगा। सबसे पहले अगर एक खास बात चेक करें, बल्ब क्या करता है? सेकंड देखो, ट्यूबलाइट क्या करती है? ठीक, इसे जलाने के लिए या ऑन करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक। ठीक, इसका मतलब सबसे पहले तो आपने इसे इलेक्ट्रिक दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा। कंफर्म? और जैसे आपने इसे इलेक्ट्रिक दी होगी, प्रकाश हुआ होगा या नहीं? ठीक, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई? प्रकाश ऊर्जा में। कंफर्म? कुछ हीट भी निकल सकती है इससे, ऐसा है ना कि सिर्फ प्रकाश ही निकला हो।
तो इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा के साथ आपको हीट एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा भी दिखाई देगी। हीट एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा। इसी में इस्तेमाल हीटर शब्द भी कर सकता था या नहीं? हीटर क्या करता है, जैसे हीटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे तो देखना थोड़ा सा प्रकाश, और प्रकाश किस वजह से होता है? हीट की वजह से। तो मेन रूप से क्या कर रहा होता है? ऊष्मा क्रिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट चीज को चेक करें, इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी? ठीक, एक सिंपल सी बात देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर है और आपने इसे इलेक्ट्रिक की सप्लाई की, तो देखो चीजों को चलाना शुरू कर देती है नहीं? और जिस चीज को चलाया होगा आप उसे मशीन या यंत्र कहते होगे। ठीक, मशीन या यंत्र कहते हो या नहीं? तो यंत्र को इंग्लिश में मशीन, और मशीन का मतलब मैकेनिकल। क्लियर सी बात समझ में आई? जैसे आपने मोटर स्टार्ट की तो चारे की मशीन चलनी शुरू हो गई, या आप उससे कोई भी मशीन चला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक चीजों को चलाती है या नहीं? इलेक्ट्रिक मोटर को इसका मतलब विद्युत आपने सप्लाई की होगी इलेक्ट्रिक की, तो इसने विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। डायनेमो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मींस यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि डायनेमो एक यंत्र है और ये यंत्र बिजली का उत्पादन करता है। तो जब यंत्र चला और इसने कन्वर्ट किस में किया? इलेक्ट्रिक में। तो हमने यहां लिखा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करेगा? ठीक, मीन्स यहां पर हम देखें दो शब्द दिखाई देंगे। यहां पर एक माइक्रोफोन हो जिसमें आपको बोलना हो, कंफर्म। जब आपने बोला तो इसने, माइक्रोफोन ने क्या किया होगा? साउंड को एब्जॉर्ब किया या नहीं? ठीक, मीन्स ये हमें क्या दिखाई देता है? माइक्रोफोन। जैसे आपने बोला होगा तो इसने साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो तो देखो तार दूर तक फैले होते हैं या नहीं, और यहां पर एक स्पीकर लगा होता है। आप जो यहां बोल रहे हो वो शब्द यहां सुनाई दे रहा है या नहीं? यही होता है या नहीं? आप जब माइक में बोलते हो यहां पर, तो देखो ये यहां पर जाकर सुनाई दे रहा होता है। तो देखो इसने क्या किया? माइक्रोफोन ने ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया होगा, और विद्युत हमेशा तार में चलती है या नहीं? ठीक, माइक्रोफोन ने क्या किया? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया। अब देखो इस विद्युत ऊर्जा को यहां पहुंचने दो, लाउड स्पीकर के पास। तो अब हम लाउड स्पीकर का वर्क देखें, ये क्या करेगा? विद्युत इसके पास गई या नहीं? अब ये विद्युत ऊर्जा को दोबारा किस में कन्वर्ट करेगा? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा या नहीं? साउंड एनर्जी में। ठीक, तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में लिख लेना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट लाउड स्पीकर। नेक्स्ट में लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। हो गया। अगर हम एक कैंडल ले, मोमबत्ती, तो ये जो मोमबत्ती दिखाई देती है वैक्स है या नहीं? एक केमिकल। और जैसे हमने मोमबत्ती को जलाया तो प्रकाश हुआ होगा। तो मोमबत्ती ने क्या किया? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सॉरी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया या नहीं? तो नेक्स्ट में लिखना मोमबत्ती या कैंडल। मोमबत्ती
तो मोमबत्ती एक रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई? जैसे मोमबत्ती को जलाओगे तो प्रकाश होगा, तो इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। ठीक, लिख लेना रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। हो गया। नेक्स्ट में जितनी आपको बैटरी दिखाई देती हैं, बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है नहीं, चाहे ड्राई हो चाहे इस प्रकार की बैटरी का इस्तेमाल हो, इनमें भी क्या भरा होता है? केमिकल। बैटरी का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में। तो नेक्स्ट में लिखना बैटरी, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब एक क्वेश्चन का जवाब बड़े सोच समझ कर देना, इंजन क्या करेगा? नहीं, हटा दो मैकेनिकल, मैकेनिकल शब्द हटा दिया। इंजन क्या करेगा? रेली जो इंजन होता है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर सी बात समझ में आई? अगर कार में इंजन लगा हुआ है और जैसे इसमें तेल की सप्लाई हुई, ये तेल ने जब बर्न करना शुरू किया, कंब्यूजन शुरू किया होगा, तो हीट क्रिएट हुई होगी, इसीलिए इंजन के पास हीट होती है या नहीं? और इसने हीट से ही क्या चलाई? कार को चला दिया। तो कार को चलाया तो कार एक यंत्र है या नहीं? इसका मतलब इंजन ने क्या किया होगा? क्या किया? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मींस ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट में लिखना इंजन। क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन की बात अलग है, ये इस इंजन की बात करें। इलेक्ट्रिक में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इंजन है तो इलेक्ट्रिक लेगा, और जब ट्रेन को चला रहा है तो ट्रेन पूरा एक यंत्र दिखाई देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ हाँ, ये सब इंजन, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो लिख लेना ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंजन के काम में लिखना ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हो गया। नेक्स्ट में लिखना पावर या शक्ति। हाँ, एक यंत्र है, बजाओ उससे ध्वनि उत्पन्न हुई या नहीं? देखो, एक यंत्र है या नहीं? आपने यंत्र को बजाया तो यांत्रिक ऊर्जा से साउंड निकला, यंत्र से निकला है या नहीं? तो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? ध्वनि ऊर्जा में। अगर आपने गिटार ले लिया या कुछ भी ऐसा यंत्र ले लिया तो एक यंत्र दिखाई देता है या नहीं? तो यांत्रिक ऊर्जा को आपने ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया। मेरे हाथ में अगर एक सितार था तो एक यंत्र ही तो होगा। मान लो मैंने गिटार ले रखा है तो एक यंत्र ले रखा है, जैसे मैंने इस यंत्र को बजाया तो मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिखवाएं कि इस तरीके से कोई इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछे तो आराम से पहले सोच लेना, सोचकर जवाब दे देना। इसीलिए मैंने बताया कोयला, कोयला क्या दिखाई देता है? एक रसायन। अब कोयले को जलाओगे तो हीट मिलेगी या नहीं? ठीक, इसका मतलब कोयले को अगर हमने देखा जाए तो कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता होगा। सौर सेल क्या करती है? सोलर प्लेट आजकल इस्तेमाल की जाती है या नहीं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो लिख लो वो भी, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा? भाई तुम्हारा पियानो हो या तानपुरा, सब यंत्र हैं। बजाओगे तो साउंड निकली तो समझ लेना कि यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में। ये तानपुरा क्या होता है? ठीक है, हो गया यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग में लिखना पावर या शक्ति।
देखो पावर या शक्ति के केस में जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक तो होता है मैन और दूसरा होता है सुपरमैन। ठीक, तो मैन और सुपरमैन में अंतर क्या होगा? एक आम इंसान है तो 1 सेकंड में 10 काम करके चलाएगा, सुपरमैन क्या करेगा? 1 सेकंड में 10,000 काम करके चलाया, इसीलिए तो सुपरमैन था। सिंपल सी बात समझ में आई। दोनों को समय समान दिया गया था। कितना समय? 1 सेकंड। तो इसका मतलब ये लगता है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, ठीक, कार्य करने की दर ही उसकी शक्ति कहलाएगी। सिंपल से शब्दों में देखूं, कार्य करने की दर, इसका मतलब पावर को P लिख सकता हूं। मैं ये देखूं कि आप कितना काम कितने समय में करके आ सकते हो, यही ना। W का मतलब वर्क और T का मतलब टाइम। अब 2 लोग दिखाई देते थे, एक आपको मैंने 1 सेकंड का समय दिया और आप 1 सेकंड में 10 काम करके चले आए। ठीक, एक दूसरा शख्स है जिसने 1 सेकंड में 20 काम कर दिए। तीसरा शख्स देखो 1 सेकंड में 1000 काम करके चला आया। समय सबका समान है या नहीं? कंफर्म? सबका आपने समान समय दिया है। जरा देखो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन लग रहा है? जिसने 1 सेकंड में 1000 काम किए। कंफर्म? तो देखो शक्ति का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड कार्य करने की दर ही लिखी हुई है या नहीं? जैसे कहते हो 5% की दर से ब्याज क्या होगा, तो दर हमेशा नीचे आ जाती है या नहीं? तो देखो रेट दिखाई देता है, पर सेकंड कौन कितने काम कर सकता है, वही क्या होगी? शक्ति या पावर। कंफर्म? लिखना डिफिनीशन में, शक्ति में, किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड, किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड कार्य करने की दर, कार्य करने की दर उस वस्तु की शक्ति कहलाती है। किसी भी वस्तु के प्रति सेकंड कार्य करने की दर है। में शक्ति बराबर कार्य बटे समय। मिस पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। कार्य का मात्रक क्या होता है? अगर हम यूनिट निकालना शुरू करें तो देखो कार्य का मात्रक जूल मिला। ठीक, कार्य का मात्रक जूल मिल गया, जूल पर सेकंड। चलो दूसरा मात्रक बनाकर देखो तो, बनाओ तो सही। कार्य को आपने क्या लिखा था? W इक्वल टू एफ इंटू डी। कल कार्य की डिफिनीशन लिखवाई थी कि कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू डी बाई क्या लिखा हुआ है? T। मतलब कार्य को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। इसका मात्रक मीटर। तो देखो न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्या? हाँ हाँ, देखो डायरेक्ट जब कहे कार्य का मात्रक तो जूल होता है। ठीक, एक तो जूल हो गया और दूसरा हमने डिराइव करके क्या निकाला? न्यूटन मीटर। एक तो सीधे ऐसा यूनिट में होगा और एक डिराइव होता है। बिल्कुल, ये तो डिराइव वाला हो गया और ये डायरेक्ट था, तो 2 मात्रक दिखाई दिए या नहीं? ठीक, तीसरा मात्रक देखें। एक शख्स होगा जेम्स वॉट, कहा जाता है भाप का इंजन किसने बनाया? तो रियली शक्ति का ही तो प्रतीक है वो भाप का इंजन। उसके सम्मान में शक्ति का एक मात्रक वॉट भी बना दिया जाता है। सारे मात्रक किसके लिख रहे हो? शक्ति के। तो शक्ति का पहला मात्रक जूल पर सेकंड। मिस हम ये देखें कि किसी भी मशीन ने कितना जूल कार्य किया है पर सेकंड। सिंपल सी बात समझ में आई नहीं? किसी भी मशीन ने पर सेकंड कितने जूल काम किया है, वही उसका पावर हो गई या शक्ति हो गई। दूसरा हमने ये तरीका देखा कि इसी कार्य को हमने न्यूटन मीटर पर सेकंड में दिखा दिया था। तीसरा वॉट के सम्मान में
एक मात्रक शक्ति का क्या बना दिया जाएगा, वॉट। फिर हमें यहां पर खास बात ध्यान देनी होगी, 746 वॉट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति। तो फोर्थ नंबर पर देखो, अगर ये हमें पॉइंट दिखाई देता है कि आपने वॉट बना लिया शक्ति का मात्रक, 746 वॉट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, तो यहां पर देखो एक अन्य क्या दिखाई देता है शक्ति का मात्रक, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। घर पे बताते हैं ना कि 3 हॉर्स पावर की मोटर है, 4 हॉर्स पावर की मोटर है या हाफ हॉर्स पावर की मोटर है। घर में छोटा सा वो पंप लगाते हो ना, पानी, टुल्लू पंप। अच्छा हाँ बिल्कुल, किस सिद्धांत पे काम करता है, पुश या पुल, समरसेबल, मतलब बोरिंग के अंदर डाला जा रहा होता है या नहीं, किस सिद्धांत पे काम करता है। मेरे एक फ्रेंड थे संजय सरावते, नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा था इस समय, दिल्ली में डिप्टी पुलिस कमिश्नर है। उनसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, एग्रीकल्चर करता हूँ, क्या झूठ मत बोलो, क्या सर बिल्कुल एग्रीकल्चर करता हूँ। अच्छा बताओ सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, उसने कहा सर समरसेबल। क्या अच्छा बताओ समरसेबल किस सिद्धांत पे काम करता है, पुश या पुल। मतलब कंफर्टेबल जोन होता है, उन्हें पता है कि जो आईएएस का मेंस देकर इंटरव्यू देने के लिए उनके सामने बैठा है, तो उन्हें बातचीत करनी होती है। उस बातचीत के दौरान सिर्फ वो आपकी पर्सनालिटी को रीड कर रहे होते हैं कि रियली ही इज अ ऑफिसर और नथिंग। सपोज करो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी डाल रखी है आईएएस ऑफिसर, मुझे एक ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपके क्वेश्चन भी एज ब्यूरोक्रेट होंगे। लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस डाल रखी है आई एम गोइंग टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, मुझे एसपी बनना है, तो आपके क्वेश्चन उस ढंग से होंगे। तो नो डाउट उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस डाल रखी थी। तो जैसे आप आईएएस छोड़ के प्रेफरेंस में इधर आते हो, तो क्वेश्चन थोड़े से लूज हो जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी का चेकआउट हो रहा होता है। किस सिद्धांत पे काम करेगा, करेगा कैसे कर सकता है यार। हाँ जब पानी नीचे होगा, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा ये लो, ये रही एक पाइप जिसे 150 फीट की बोरिंग की गई है, ठीक। इस 150 फीट की बोरिंग में अंदर एक मशीन डाल दी जाती है। अब ये पानी को ऊपर की तरफ भेज रही होती है, पुश ही तो करेगी, पुल क्यों करेगी, क्या करती है, समरसेबल पुश कर रही होती है। अगर टुल्लू पंप आपने यहां लगाया होता तो ये पुल कर रहा होता, क्या कर रहा होता, समरसेबल ने क्या किया, पुश किया होगा, ठीक। हाँ वहां तक, यहां तक या हॉर्स पावर, शक्ति या हॉर्स पावर, इसका मात्रक लाइट को 1 सेकंड तक जलाया जाए
नहीं? किया गया कार्य 1 जूल या नहीं? आ जाने चाहिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड होते हैं या नहीं? तो कार्य भी 3600 जूल होना चाहिए। 1 वाट घंटे का मतलब कितने जूल कार्य हो गया? अगर 1 सेकंड में आपने 1 वाट की लाइट से 1 जूल कार्य कर लिया, तो मैंने कहा 1 घंटे में कितना करोगे? तो आप कह दोगे सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 जूल कार्य होगा। कंफर्म? तो इसका मतलब अगर आपसे डायरेक्ट कहे दूसरे पॉइंट में 1 वाट घंटा या 1 वाट आवर इक्वल टू कितने जूल होगा? 3600 जूल। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? जब मैंने 1 वाट की लाइट 1 सेकंड तक दी थी तो 1 जूल कार्य हुआ। कंफर्म? और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो कुल कितना काम हो जाएगा? 3600 जूल। आप 2 शब्दों को सुन रहे होते हो, एक तो वॉट। तो वॉट का देखो इस्तेमाल कैसे करूं? एक मेगावाट होता है या नहीं? एक किलोवाट होता है। कंफर्म? घर में जितने इलेक्ट्रिक मीटर लगाए जाते हैं ये कितने वॉट के होते हैं? हमेशा किलोवाट में मेजर किए जाते हैं या नहीं? ठीक। जैसे अब किसी ने कहा कि 1 किलोवाट, इसका मतलब 1000 वाट पर घंटा। क्लियर? इसकी कैपेसिटी बता दिया नहीं? तो देखो आपने घर कहा कि सर 1 किलोवाट का मीटर लगा दो मेरे घर, तो ये पहले चेक करना शुरू करेगा कि पर घंटे आप कितनी लाइट कंज्यूम करते हो। आपने बताया सर फैन है, तो कहेगा कि भाई 250 वाट के तो यही मुझे दिखाई देते हैं। अब आपने 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं 10, अगर 100 वाट के 10 बल्ब ही लगा दो तो 1000 वाट पर घंटा हो गया या नहीं? कहता है ना ना, इससे काम नहीं चलेगा। कहता है आपको अगर यूज करनी है लाइट तो CFL लगा लो, देखो 7 वाट है की है। कंफर्म? तो आपने लाइट बचा ली या नहीं? अब एक बल्ब था 100 वाट का, अब इस 100 वाट के बल्ब में आप कितनी CFL इस्तेमाल कर रहे हो? कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? पहले घरों में आप 100 वाट के लगभग 5 या 7 बल्ब जलाते थे, अब एक बल्ब के खर्च में आप 14 CFL जला रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी की बचत है या नहीं? ठीक। तो जब भी आपके घर मीटर लगता है तो किलोवाट में मेजर किया जाता है या नहीं, कि 2 किलोवाट का मीटर लगेगा या 3 किलोवाट का मीटर लगेगा। तो वो ये देखता है आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस कौन कौन से हैं, उन सबको एक साथ जोड़ेगा। एक साथ जोड़ने का मतलब कहेगा फ्रिज, फ्रिज को ले लिया, फैन को ले लिया, टीवी इसने ले ली, और सारी चीजें इसने काउंट करके देखा कि सर कम से कम इनके यहां जो कंज्यूम मुझे दिखाई देता है पर घंटे 2 किलोवाट है। अगर इससे इन्होंने कुछ भी बढ़ाया तो बढ़ेगा ही, तो कहेगा 3 किलोवाट से कम का मीटर नहीं लग सकता। क्लियर सी बात समझ में आई? घर में जो मीटर लगेंगे वो किलोवाट के होंगे, लेकिन शब्द सुनते हो मेगावाट। मेगावाट की जब भी बात करोगे तो देखना जो बड़े बड़े सप्लायर्स जहां पर बनी होंगी, जहां से इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है, देखना वहां मेगावाट कहा जाता है। एक नया विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जा रहा है, इतने मेगावाट क्षमता होगी। ठीक। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा या जहां से सप्लाई होगी वो तो मेगावाट में होंगे। आपके घर में जो सप्लाई आई थी तो आपने मीटर किस में इस्तेमाल किया था? किलोवाट में। और जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंस थे वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कंज्यूम कर रहे थे? वॉट में।
वाट पर सेकंड देख रहे थे, सभी सेकंड को जोड़ दो तो घंटा बन जा रहा था। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट में लिखना 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा तो लिख चुके हो ना, 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल। दूसरे में लिखना 1 किलोवाट घंटा, मीन्स अगर 1 किलोवाट जो लाइट है 1 घंटे तक चलाई जाए, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू लिख लेना 1000 वाट, 1000 वाट घंटा। अब हम यही देख रहे थे या नहीं कि घर पे 1 किलोवाट का मीटर लगाया गया, इसका मतलब 1000 वाट लाइट पर घंटे कंज्यूम की जाएगी। कंफर्म? अगर 2 किलोवाट का होता इसका मतलब 2000 वाट लाइट आप पर घंटे कंज्यूम कर रहे होगे। और ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जोड़कर एक साथ कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग नहीं कि आपने उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि सर जब मैं टीवी चलाता हूं तो सारी लाइटें बंद कर देता हूं, इसी के प्रकाश से काम चलता है। वो बिल्कुल नहीं मानने वाला, एक एक आकर पॉइंट काउंट कर लेते हैं। ये जो आपने जितने ये लगा रखे हैं ये पॉइंट भी वो काउंट कर रहा होगा कि कितने वाट, कि मतलब इतने अप्लायंस ये चला सकता है। सब जोड़ जाड़ के वो आपके ऊपर है कि आप कितने किलोवाट का लगा रहे हो, 5 किलोवाट या एक्सेट्रा। ठीक, तो इस समय गवर्नमेंट ने लगभग 3 किलोवाट पे लाकर मेंशन कर दी। कम से कम लगा रही है तो 2 किलोवाट का। पहले जो 1 किलोवाट के लगते थे उसे भरोसा नहीं रह गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में कम से कम एक पंखा तो होगा ही, एक टीवी होगी ही, साथ में 1-2 चीजें और चला दी तो 1500 वाट पर घंटा जा रहा और लगवा रखा है 1 मीटर का। तो गवर्नमेंट ने 1 किलोवाट के मीटर ही ऑफ कर दिए। कम से कम कितने के लगेंगे? 2 kW के लगेंगे। ठीक है, 2 किलोवाट के। नेक्स्ट में क्या चीज? अभी तक आपके 1 किलोवाट का है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां मीटर ही नहीं है? अच्छा, मतलब पर मंथ फिक्स आता होगा, यही ना? एग्रीकल्चर में है ना, तो हाँ, तो वो एग्रीकल्चर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ये शहरी इलेक्ट्रिसिटी और उनमें हाँ, जो एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी वो अलग होगी। 3500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं तो इंडस्ट्रियल करा रखा होगा आपने, बिना इंडस्ट्रियल के नहीं आ रहा होगा। हाँ अच्छा, मैनपुरी इटावा तो एक्चुअली गढ़ है, तो इतने एक्चुअली एक उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिक मंत्री थे, विद्युत मंत्रालय उनके पास था। तो उन्होंने क्या आदेश जारी किया कि जितने भी इलेक्ट्रिक के तार ले जाए जाएं, किसी के अप्रोच पर उनका रास्ता न बदला जाए। कोई अयोध्या में ही उस समय था अच्छा जेई, उसने मंत्री जी का आदेश अच्छी तरीके से सुन लिया। मंत्री जी ये बात लखनऊ में बोल रहे थे और वो मौजूद था अयोध्या में। मंत्री जी के घर के ऊपर से ही तार निकाल दिए 33,000 वोल्ट के। ठीक है, अब मंत्री जी का घर यूं तो खूब फैल रहा है, ऊपर नहीं फैल पा रहा। ठीक है, जैसे उसे मौका मिला कि बिल्कुल रूट मत चेंज करना, उसने कहा बस मंत्री जी आपका घर इसी रूट में पड़ रहा था, मैं आपसे पूछने वाला था। और उसकी भी हिम्मत देखो, जाकर 33,000 वोल्ट के लगवा दिए, तार लगा दिए। आज मंत्री जी का घर यूं तो खूब फैल रहा है, ऊपर नहीं फल फूल पा रहा, क्योंकि 33,000 वोल्ट का करंट नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व। ये काफी छोटा चैप्टर था, इसमें कुछ। हाँ, किसका? P = mgh।
P इक्वल टू एम जी एच डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू एम जी एच, एम मास को शो करेगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, h हाइट, P इक्वल टू एम जी एच लिख लिया। नेक्स्ट में चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। क्या केमिस्ट्री में? अच्छा न्यूमेरिकल्स, ठीक, न्यूमेरिकल्स का मैंने एक तरीका ये सोच रखा है, आपके 3 या 4 चैप्टर जो हैं जिनमें जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें से हर टाइप का एक मैं सॉल्व करके एक पेज पर आपको दूं। हर टाइप के एक एक मिल गया या नहीं, उसके बाद एक एक न्यूमेरिकल बोल दूं। ऐसे अगर कराऊंगा तो न्यूमेरिकल्स में बहुत लंबा समय लग जाएगा आपका। जैसे मुझे लगता है लाइट चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैग्नेट, और इसमें होंगे क्या कहते हैं आपके, इसमें एनर्जी वाले चैप्टर में है, कुछ ग्रेविटेशन में है। तो सबके टाइप के एक एक दो दो जैसे करके आपके पास 5-6 पेजों की एक सीट होगी, सबके टाइप के 1-1 हो कि किस तरीके से आपको क्या काउंटेबिलिटी करनी हो, चाहे मोशन चैप्टर के हो, सबके एक एक कर लेंगे। ठीक है, ठीक। देखो अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो सिंपल से शब्द को याद रखना कि मैग्नेटिज्म कहें किसे, तो लगता है चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नेट पता हो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैग्नेट। और अगर मैग्नेट के केस में देखा जाए तो Fe2O4, हाँ बोलो किसमें, वर्क एंड पावर। बुक ज्यादा से ज्यादा क्यों परचेस कर रहा हूं, पढ़ो और आकर मुझे परेशान करो। मैं सिंपल सा सब चाहता हूं, पढ़ो और आकर पूछो। नहीं पढ़ोगे तो सारा सिलेबस नोट्स पे लिखाना इम्पॉसिबल सा फैक्ट है, इसलिए कह रहा हूं बुक पढ़ो। पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो लाकर पूछोगे। ठीक, पूरा सिलेबस लिखाने में आप समझ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी हो। अगर प्रिंटिंग प्रेस बना दूं आप सिर्फ लिखने में ही व्यस्त हो, इसीलिए तो आपको बुक सारी परचेस करवा रहा हूं। इधर क्या करता, 2-4 लाइनें और लिखा के कहता बस इतना ही सिलेबस है। टीचर अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड बुक नहीं बताता, सोचता है अगर बता दूंगा उस चैप्टर को जाके पढ़ेगा, अब पढ़ेगा तो कल मेरे लिए सिरदर्दी क्रिएट करेगा। नो डाउट करो, इसलिए आपसे बुक परचेस करा रहा हूं कि निश्चित खरीदो। मैं अपनी क्लास में मॉर्निंग भी आप सभी लोगों से स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी की परचेस कराई या नहीं, उसकी वजह है। टीचर क्या करेगा, देखो पॉलिटी स्टार्ट हुई और जितनी लूसेंट में है इतनी सी करा के कहेगा पॉलिटी हो गई। बच्चों के हाथ में स्टैंडर्ड बुक जाने ही नहीं देता, क्या करेगा, अपने बैग में लेकर घूम रहा होता है। खुद तो उससे पढ़ेगा, सोचता है अगर ये इसके हाथ लग गई तो फिर ये मुझे क्यों पूछेगा। जनाब बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि हर लाइन और हर शब्द की तारतम्यता अगली जगह जाकर बदल चुकी होती है। ठीक, इसलिए स्टैंडर्ड बुक जरूर खरीदो। 10 बुक खरीदने से बेटर है एक स्टैंडर्ड बुक खरीद के 10 बार पढ़ो। मार्केट में बहुत ज्यादा कूड़ा करकट मौजूद है, ऐसी ऐसी अगड़म बगड़म बुकें आ चुकी हैं कि फिर आका काका राका लेके घूमते रहो। एक स्टैंडर्ड बुक टच करो, पहले उसे खत्म कर लो और उसके बाद काम करना शुरू करो। हाँ मैंने देख रखे हैं पब्लिशिंग में, जिसे जो समझ में आया वो बना के रख रखी है। बिल्कुल मत करो, बस उसमें तन्मयता की कमी होती है। कुछ ना समझ में आए एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दो। जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो रियल एनसीईआरटी थोड़ा टाइम लेती है, समय लेती है, नियत से मेहनत भी कराती है, लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर फिर नहीं होता। बाकी सारी बुक क्या लिखती हैं, आपने कभी ध्यान दिया, एनसीईआरटी बेस्ड यही कहती हैं या नहीं? तो भाई आप खुद पढ़ लो ना एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है और उसने एनसीईआरटी को पढ़कर इसमें लिख रखा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो ना। हर टीचर यही कहता है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। जिस दिन आपने एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल ली, देन यू आर गोइंग टू बिकम योरसेल्फ एन अ टीचर। आप खुद अपने टीचर हो। बस टीचर का काम क्या होगा कि आपको एक हिंट देता चले। देखो अगर मैग्नेटिज्म की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिज्म की खोज कहां की, किसने की। तो रियली ये तो बताया नहीं जा सकता किसने की। कुछ बुक्स बताती हैं कि रोमन ने की, कुछ बुक्स बताती हैं नहीं चाइनीज ने की। रियल इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि मैग्नेटिज्म या चुंबक या मैग्नेट की खोज किसके द्वारा की गई। तो मैग्नेटिज्म के केस में अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हमें मैग्नेट या चुंबक पता होना चाहिए। तो देखो ये आपको मैग्नेट दिखाई देता है Fe2O4, ये प्राकृतिक चुंबक है। कंफर्म लगता है आयरन का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? Fe का मतलब आयरन या लोहा। लोहे के साथ कौन आके जुड़ गया? ऑक्सीजन। अगर लोहे के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गई तो लगता है प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होगा। क्लियर सी बात समझ में आई?
पहली लाइन लिखना चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटाइट और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना Fe2O4। मैग्नेटाइट या प्राकृतिक चुंबक, आपके रेलवे में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। तो एक बार मैग्नेटाइट शब्द का नाम पूछ रखा है और एक बार कंपोजिशन पूछ रखा है Fe2O4, Fe2O3 एक्सेट्रा। तो आपको क्या याद रखना है, Fe2O4, और इसी मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक लिख सकते हैं या नहीं, या नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट या प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। मैग्नेटाइट या प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। इसके अंदर लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसके अंदर लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। कंफर्म। अब एक सिंपल सी बात देखो, कहे मैग्नेट क्या है तो कह देना ये रहा। क्लियर। तो फिर पूछे मैग्नेटिज्म किसे कहें, कह दो लोहे को आकर्षित करने का गुण ही चुंबकत्व है। मैग्नेट का खास काम क्या दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा गया मैग्नेट क्या है तो कह देना लोहे का ऑक्साइड है। पूछे क्या तो कह देना Fe2O4। कंफर्म। तो पूछे मैग्नेटिज्म क्या है, जब इसका नाम ही मैग्नेट है तो अपनी क्वालिटी दिखाएगा, और इसकी क्वालिटी क्या है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। इसका मतलब इसके इसी गुण को आप चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहते होगे। लाइन आपने कहां तक लिखी, या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसके इस गुण को मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहते हैं। इसके इस गुण को मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कोई नेचुरल मैग्नेट है या प्राकृतिक चुंबक है, तो क्या उसकी आकार और आकृति निश्चित होते हैं ना, कभी नहीं हो सकते। इट्स कांट बी क्लियर। मींस प्राकृतिक चुंबक का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होते, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है यूं टुकड़े के बराबर मिल गया, छोटा सा रवा भी मिल सकता है, बड़ा सा भी मिल सकता है। तो इसकी कोई आकार या आकृति निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्राकृतिक चुंबक का आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज। प्राकृतिक चुंबक का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होते। देखो, फिजिक्स में आकार एवं आकृति का मतलब हमेशा याद रखना दिखाई देनी चाहिए। बोर्ड दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है या नहीं डस्टर, इसका एक आकार और आकृति है। क्लियर सी बात समझ में आई। लेकिन केमिस्ट्री के केस में अगर इसका आकार एवं आकृति कहे तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, फिजिक्स। अब जैसे मैं आपसे कहूं PCl5, एक अगर सिंपल सी बात देखो, कई बार देखते हो CH4। अब देखो कंपोजिशंस आने लगे या नहीं, यहां हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़नी। CH4 का एक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब PCl5 का भी स्ट्रक्चर होगा, तो इसका भी होना चाहिए। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C बीच में होगा। अच्छा, मतलब दिखाई दे रहा होता है। एक पेन दो तो। मेरा कहने का मतलब यह कि कार्बन को यहां जोड़ दूं, कार्बन यहां रख देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां रख दूं, अगर यूं करना शुरू करूं, यही स्ट्रक्चर है या नहीं,
कार्बन को बीच में कर दिया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। देखो जितने डिग्री का एंगल यहां है उतने ही डिग्री का यहां है, उतने ही डिग्री का इस साइड बन रहा होगा, रिपल्सन में उतना ही यहां बन रहा है। सारे हाइड्रोजन एक दूसरे पर इक्वल वो लगा रहे हैं या नहीं। इस लाइन को यहां से यहां मिला दो, इस लाइन को यहां से यहां मिला दो, इस लाइन को यहां से यहां मिला दो और फिर इसे मिला दो। मिला दिया या नहीं? टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? अब जैसे मैं कहूं PCl5 तो केमिस्ट्री में तो स्ट्रक्चर बनेगा। वी हैव टू डजंट मीन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमें यह दिखाई देना चाहिए कि ये रहा शेप एंड साइज। केमिस्ट्री में शेप एंड साइज इनके नेचर पर डिपेंडेबल होगी। जैसे मैंने कहा PCl5 तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? सोचो, अगर मुझे CH4 ये दिखाई दे गया तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होना चाहिए? हां बनाओ, ट्राइगोनल। फिर से सोच लो, कहीं कुछ छोड़ रहे हो? हाँ बना लो, बना लो। PCl5, P को बीच में रखो और 5 Cl लगाओ तो कैसे लगेंगे? P को बीच में रखो और 5 क्लोरीन उनके साथ ऐड करो। हाँ 5 क्लोरीन उनके साथ ऐड करो और स्ट्रक्चर बना के देखो कैसा बना। बन गया या नहीं? देखो यूं बनेगा। ये 3 कॉर्नर दिखाई देते हैं। अगर इसके बीच यूं करूं, क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? अगर यूं कर दूं, P को यहां रखूं, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl और ये 5 हो गया नहीं? इस लाइन को इसके साथ मिलाओ, इस लाइन को इसके साथ मिलाओ और इस लाइन को इसके साथ मिला दो। ठीक, सेम काम इस लाइन को इसके साथ मिला सकता हूं, इस लाइन को इसके साथ और इस लाइन को इसके साथ। देखो ऊपर एक पिरामिड बना या नहीं? सेम पिरामिड नीचे भी बन रहा है। कितने पिरामिड बने? 2 बने या नहीं? अगर मैं इस PCl5 की शेप और साइज देखूं, मैं कहूं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड्स बने थे। अगर 2 पिरामिड बने, एक पिरामिड तो मैंने यहां पर ये लाइन जोड़कर बना दिए, सेम एक पिरामिड यहां बनाया था या नहीं? तो 2 पिरामिड मींस बाई पिरामिडल। लेकिन इससे पहले ट्राइगोनल बोलना होगा या नहीं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्ट्रक्चर किसका दिखाई देगा? PCl5 का। इसका मतलब केमिस्ट्री में तो शेप एंड साइज देखोगे, फिजिक्स में ये रहा शेप एंड साइज। वी हैव टू नॉट चेक देयर शेप एंड साइज इन मॉलिक्यूलर वे। ये मॉलिक्यूलर वे में होगा और इसके शेप एंड साइज यूं चेक किए जाएंगे। तो ऐसा लगता है प्राकृतिक चुंबक का शेप और साइज डिसाइड नहीं होता। कंफर्म यहां तक? इसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी एक मैग्नेट नजर आती है या नहीं? कौन किसकी संपत्ति है ये बता देना। अच्छा ये आपकी है। हाँ बिल्कुल, एसेट हैं। आप भी राष्ट्रीय एसेट हो। एसेट इसलिए हो कि मैंने मॉर्निंग ही कहा था भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आपको जीवन जीने का अधिकार है, और जब जीवन जीने का अधिकार दे दिया गया तो आप फांसी भी नहीं लगा सकते। अगर चूक गए तो अरेस्ट होगे, अगर चूक गए तो क्या होगा? अरेस्ट होगे। राष्ट्रीय संपत्ति है, नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, यहां तक कंफर्म। पूरी पृथ्वी भी आपको एक मैग्नेट नजर आएगी। रीजन, अगर मैग्नेट की बात करें तो पृथ्वी लगातार यूं रोटेट कर रही है, रोटेशन बंद, मैग्नेटिज्म ओवर। अगर पृथ्वी पर मैग्नेट कहें किस वजह से? देन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर आज अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, मैग्नेट क्वालिटी इज गोइंग टू बिकम ऑफ। जैसे ऑफ हो रही होगी तो यहां से एक खास बात नोटिस करो, इस मैग्नेट रोटेशन की वजह से मैग्नेट और ग्रेविटेशन आपको दोनों नजर आ रही हैं। देखो होगा क्या, यहां नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से चले, साउथ पोल पहुंचे और फिर इसमें से होकर नॉर्थ पोल पहुंचे। यह क्रम दिखाई देता है या नहीं? एक सिंपल सी बात देखो, कभी एक मैग्नेट को यूं रख देना, ठीक, जब मैग्नेट को यूं रख दिया तो इस तरफ नॉर्थ पोल और इस तरफ साउथ पोल। कंफर्म? अब जरा एक ही यहां से नोटिस करो, यहां से कोई चीज यूं निकलकर यूं जा रही हो, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं?
मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको हमेशा एरो दिखाई देगी यूं, मींस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ये फिर से एंट्री करके यहां पहुंच जाएंगी। कंफर्म। अब हमें खास बात नोटिस करनी है, सेम चीज तो अर्थ भी दिखाई देती है। ये रहा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल। ये तो छोटा सा चुंबक था, बड़ा सा चुंबक ले तो पूरे अर्थ एक मैग्नेट नजर आती है। इसका मतलब यहां से भी जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो यूं चल रही होंगी। क्लियर सी बात नजर आई या नहीं? इसका मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और फिर एंट्री करके यहीं पहुंच रही होंगी। ऐसी सी बात समझ में आई? यहां से अब हम एक चीज चेक करें, अगर इस मैग्नेट के संपर्क में यहां कोई लोहे की चीज ले जाकर रख दो, अगर रख दूं तो देखो इसमें थोड़ा सा मैग्नेट का गुण आना शुरू हो जाता है। पूछे क्यों? तो कह दो मैग्नेटिक फील्ड में इसके रख रखा था, एक लोहे को यहां रख दो, इसमें तो मैग्नेट की क्वालिटी नहीं आई, इसमें आ गई या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? हमेशा याद रखना, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को जिसमें मैग्नेट की क्वालिटी आ सकती है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसमें भी मैग्नेट या चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो पूछता है कैसे? तो बताना है इंडक्शन। क्या बताना है? इंडक्शन या प्रेरण विधि। प्रेरणा का मतलब क्या हुआ? भाई आप किसी के संपर्क में हो, उसमें एनर्जी ज्यादा है तो आप उसकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हो या नहीं? एक इंडक्शन मिल रहा होता है, प्रेरणा। और यहां पर एनर्जी हमें लाइन क्या दिखाई देती है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो इस मैग्नेटिक फोर्स लाइन के संपर्क में जब आपने किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को रखा तो इसमें भी मैग्नेट के गुण आ गए। तो पूछ रहा होता है किस विधि से? तो जवाब क्या देना है? प्रेरण विधि। कंफर्म सी बात समझ में आई? अगर मैं इस अर्थ को यूं लूं, एक फुटबॉल की तरीके, कंफर्म। अगर यूं ले रखी है तो देखना मैग्नेटिक लाइन क्या करेंगी। फुटबॉल की ये सतह है या नहीं? ये क्या नजर आती है? सतह। देखो मैग्नेटिक लाइन यहां से निकलेंगी और सतह के ऊपर से हवा में यूं होते हुए यहां एंट्री करें। क्लियर सी बात समझ में आई? अगर मैंने ये फुटबॉल ले रखी थी तो फुटबॉल की सतह को टच मत करने दो, इन लाइनों को हवा में यूं होते हुए यूं अंदर की तरफ एंट्री करा दें। ठीक। अगर मैं सतह पर एक लाइन खींचूं तो फुटबॉल की खींच सकता हूं या नहीं? ठीक। हमेशा आप दो लाइनें देखते हो तो आपसे एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पूछेगा, नमन कोण और दिक्पात कोण यहीं पर। तो देखो नमन कोण और दिक्पात कोण कहे किसे? मैंने कहा इस फुटबॉल को यूं ले लो, कंफर्म। फुटबॉल के बीचों बीच जाओ और मार्कर से यूं लाइन खींच दो। खींच दी ना? क्लियर सी बात समझ में आई? मैंने यूं फुटबॉल ली, इस फुटबॉल के बीचों बीच पहुंचा और मार्कर से यूं लाइन खींच दी, दिखाई दी? जितनी फुटबॉल पे ये वाली लाइन खींचोगे ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखा होंगी? अक्षांश या लैटिट्यूड। कंफर्म। एक हाथ मैंने धरती पर यहां रखा हुआ और दूसरा हाथ यहां, ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल। एक लाइन यहां से खींचूं फुटबॉल पर ही, खींच सकता हूं या नहीं? जब फुटबॉल पर ही खींची तो देशांतर रेखा ये रही, दो ही रेखा होती है या नहीं? जब यूं खींचोगे तो अक्षांश रेखा, और यूं खींचोगे फुटबॉल पे लाइन तो हर बार फुटबॉल की सतह पर ही तो खींच रहा हूं, तो दिखाई भी देंगी या नहीं? जब मैंने फुटबॉल की सतह पर ये लाइन खींच दी और इस वाली लाइन से थोड़ी सी ऊपर ये वाली लाइन चल रही हो मैग्नेट वाली, तो चेक करूं। देखो ये वाली लाइन तो मैंने खींच रखी है फुटबॉल की सतह पर, और नॉर्थ पोल से एक देखो हवा में यूं जा रही है, दोनों के बीच कुछ एंगल दिखाई दे रहा है? बात समझ में आया नहीं? जो ये देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही थी, देशांतर रेखाओं और चुंबकीय रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण दिखा? क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? तो इसका मतलब देशांतर रेखाओं और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनके बीच में कोण बनता होगा। तो इनके बीच में जो आपको कोण दिखाई देगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दिक्पात कोण। कंफर्म? यहां तक एश्योर्ड हो या नहीं? किसी को कोई डाउट? जो ये देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही थी इन्हें यामनोत्तर रेखा भी कहते हैं, मेरिडियंस लाइंस। क्या कहते हो? मेरिडियन लाइन। और इन्हीं देशांतर रेखाओं से तो हम टाइम चेक करते हैं, कहते हो ना AM PM, बार बार M शब्द आ रहा है, इसी को तो मैं कह रहा हूं देशांतर रेखा या मेरिडियन लाइन।
जो सबसे पहली है प्राइम मेरिडियन लाइन, इसके बाद ईस्ट मेरिडियन, वेस्ट मेरिडियन। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? किसी को कोई डाउट? तो मैं यहां एंगल चेक कर रहा हूं कि फुटबॉल पे देखो मैंने ये लाइन खींच रखी है और ये हवा में उड़कर यूं जा रही है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये जितने डिग्री का एंगल बनेगा इसे ही हम कहेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या द्विपात कोण। पूछे द्विपात कोण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पृथ्वी की सतह पर यामनोत्तर रेखा एवं चुंबकीय बल रेखाओं के बीच बने हुए कोण को द्विपात कोण कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन था। दूसरे पे चलते हैं नमन कोण या एंगल ऑफ डिप। कंफर्म? देखो एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या हो, बीचों बीच अक्षांश रेखा खींची थी या नहीं? कंफर्म? जब ये रेखा यहां गुजर रही हो तो इसके साथ एंगल बनाकर देखूं। देखो अगर मैं एंगल बनाकर देखूं, ये रहा एक पॉइंट, बीचों बीच मैंने ये जो लाइन खींची थी ये अक्षांश रेखा थी या नहीं? अब जरा यहीं से एंगल बनाने की कोशिश करो तो ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहां पर तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं, यहां पर पहुंच जाऊं 45 डिग्री का बना रही हैं या नहीं? देखो 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक का बनाएंगी। कितने डिग्री तक का बना सकती है जनाब? ये 90 डिग्री तो है, ये लो। एंगल ऑफ डिप हमेशा अक्षांश रेखा से चेक किया जाएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनका। एंगल ऑफ डिप किससे चेक करोगे? अक्षांश रेखाओं से। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या द्विपात कोण किससे चेक करोगे? देशांतर रेखा या यामनोत्तर रेखाओं के द्वारा। क्लियर सी बात समझ में आ गई? यहां पर जो हमें पॉइंट्स देखने हैं, सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे, चुंबकत्व किसे कहेंगे, इनका आकार एवं आकृति क्या होगा, एंगल ऑफ डिप किसे कहें, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किसे कहें। फिर हम ये देख लें कि चुंबक बन रहा था या नहीं, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। कंफर्म? तो ड्यू टू इंडक्शन या प्रेरण के कारण, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे को रख दिया जाए तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, किस विधि के कारण? प्रेरण विधि लिखा होगा किसी ऑप्शन में, तो आपको प्रेरण विधि पर क्लिक करना है। यहां तक एश्योर्ड हो? दूसरी एक खास बात देखना, हर मैग्नेटिक लाइन की अपनी एक पावर है। क्लियर सी बात समझ में आई? जब सबकी अपनी अपनी एक पावर है तो कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कंफर्म? देखो क्या कोई भी एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं कर रही ना। सबसे ज्यादा नजदीक नजदीक कहां दिखाई दे रही है? यहां पर सबसे ज्यादा नजदीक कहां दिखाई दी? पोल्स। सबसे ज्यादा दूर कहां दिखाई दी? भूमध्य रेखा पे दिखाई दे रही हैं। हमेशा याद रखना जहां नजदीक नजदीक होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। कंफर्म? किसी को कोई डाउट? अगर पूछे कि जब यहां से जाकर यहां जा रही थी, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है? एबव 0 कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक। अब पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, कहना हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं। कहां एंट्री करेंगी? साउथ पोल में। और फिर दोबारा यहां से नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल तक। तो पहला ब्रेन में बात सेट होनी चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कंफर्म? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होंगी मिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कंफर्म? और जहां पर दूर दूर होंगी मिस वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक एश्योर्ड हो? फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। ठीक। एक आपका होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक, एक होगा अनुचुंबकीय, एक होगा लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय का मतलब फेरोमैग्नेटिक, सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबक होता है। कंफर्म? जो सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबक होगा फेरोमैग्नेटिक। ठीक। फिर अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब थोड़ा सा चुंबकीय हो जाए। कंफर्म? फिर तीसरा देखेंगे डाई मैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय देखो एंटी सा दिखाई देता है, एक चुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय। तो एक बात तो तय है कि चुंबक के गुण तो इन सब में है, लौह चुंबकीय में भी हैं, अनुचुंबकीय में भी है और प्रतिचुंबकीय में भी है। कंफर्म? लेकिन इस प्रतिचुंबकीय की खासियत क्या होगी? अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो हमेशा चुंबक के विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, हमेशा रिवर्स कर रहा होगा। इसलिए हम इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डाई मैग्नेटिक कह रहे होते हैं।
कंफर्म। दूसरे पे आ जाए अनुचुंबकीय पदार्थ, और फिर हमें क्या दिखाई दिया, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरो मैग्नेटिक। यहां पर हमें सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी होंगी। एश्योर्ड हो या नहीं? पूरा चैप्टर समझ में आया? लाइन वाइज लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लिखो। लिखना, कृत्रिम चुंबक का निर्माण, आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड ऑफ बाई, कृत्रिम चुंबक का निर्माण लोहा, इस्पात, इस्पात में से स्टील, हाँ इस्पात या स्टील, कृत्रिम चुंबक का निर्माण लोहा, इस्पात एवं कोबाल्ट, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट, कॉपर मत लिखो यहां पर, वहां पर जब डाई मैग्नेटिक एक्सेट्रा लिखाऊंगा तो वहां पर जैसा चुंबकीय, एक लोहा बताया, एक इस्पात या स्टील, इस्पात को ही इंग्लिश में स्टील कहते हो, ठीक, और एक कोबाल्ट, तीनों का नाम लिख लो। जब किसकी वजह से? पृथ्वी, मैंने बताया खुद एक चुंबक है। पृथ्वी क्या दिखाई देती है? खुद एक चुंबक है। अगर इंडक्शन विधि से आ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेरण विधि होगा। ठीक है, दूसरे केस में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में, चुंबक के सिरों के बीच चुंबकत्व तो सर्वाधिक, चुंबक के सिरों के बीच चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है। इसका कहने का मतलब कि मैक्सिमम मैग्नेटिज्म इज फाउंड एट पोल, चुंबकत्व के सिरों पर चुंबकत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। आगे हिंट में लिख लेना, ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सर्वाधिक होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट बनाया जाता है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। जैसे अगर हमने यही चुंबक बना रखा है तो यहां पर N लिखा था या नहीं, मींस नॉर्थ पोल, और ये कैसा पोल दिखाई देता है? साउथ पोल। देखो यहां पर रेखाएं सबसे नजदीक नजदीक हैं या नहीं? इसी बात को तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, रेखाएं नजदीक नजदीक आपको कहां दिखाई दे रही हैं? पोल्स पर। तो सर्वाधिक चुंबक सिरों पर ही मिला, या तो यहां मिल रहा है या तो यहां दिखाई दे रहा है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक होंगी वहां पर चुंबकत्व तो सर्वाधिक होगा, और मिडिल में नगण्य होगा या नहीं? नेग्लिजिबल, जीरो। नेक्स्ट में लिख लेना, मध्य में चुंबकत्व नहीं पाया जाता, सिरों पर सर्वाधिक तथा मध्य में चुंबकत्व नहीं पाया जाता। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखना, अब ये देखो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ये रेखाएं मिला रही हैं या नहीं? इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अगर पूछे चुंबकीय अक्ष रेखाएं किसे कहते हैं, तो ऐसा लगता है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो चुंबकीय रेखाएं होंगी इसे ही हम मैग्नेटिक एक्सिस या चुंबकीय अक्ष रेखाएं कहेंगे। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को, क्या हुआ प्रेम? बड़े सीरियस से दिखाई दे रहे हो। यह लक्षण तभी आ सकता है या तो लोग को नींद आ रही हो या वो सोकर आया हो। कंडीशन दोनों तरफ है, या नींद पहले आ चुकी हो या बाद में आई हो, सोकर आ रहे हो तुम सब। मत सोना गर्दभ बेला में, उस समय सिर्फ गधे सोते हैं। हाँ ये नियम है, जब सूर्यास्त होने का लगभग समय हो और वो जो एक टाइम पीरियड नहीं होता है, देखना उस समय गधे घर को वापस लौट रहे होते हैं और वो उनके आराम करने का समय होता है, उस समय में तो नहीं सोए हो, जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेट हो गए। ठीक है, हाँ एक गर्दभ बेला भी है, मतलब लिखी जा रही थी, कई बेलाएं हैं। ठीक है, गर्दभ बेला भी होती है। कौन कौन सी? प्रहर बाटे होते हैं ना। ठीक है, कहां तक लिखा? रेखाओं को चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं।
चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस। मिलाने वाली रेखाओं को चुंबकीय अक्ष रेखा कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस लाइन चुंबकीय अक्ष रेखा कहते हैं। हो गया। अब अगर दो मैग्नेट को एक तरफ रखो, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ करोगे तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। इसका मतलब चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के प्रति क्या होगा? आकर्षण होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। क्या मतलब जो सेम पोल्स है, मैंने क्या कहा कि दो मैग्नेट ले लूं, ठीक। अगर ये दो मैग्नेट हैं तो ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, दोनों को नजदीक करोगे तो ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को यूं रिपल्स करेंगे, तो ये साउथ पोल एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यूरोप में एक साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर मुझे इंडक्शन या टरबाइन चलानी है तो मैं मैग्नेट से ही क्यों ना चला दूं, क्योंकि ये पोल्स एक दूसरे को रिपल्स कर रहे थे या नहीं। इसने एक दूसरे के पास रख दिया और इन्होंने एक दूसरे को यूं मूव करना शुरू कर दिया। मूव करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब जो आपको टरबाइन दिखाई दे रही है उसे भी तो मूव करना था, लेकिन वीक फोर्स होता है, इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता कि ये टरबाइन को मूव करना शुरू कर दे और आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना शुरू कर दो। नो डाउट अगर इस पर सबसे अच्छा किसी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी तो टेस्ला ने। कहा जाता है टेस्ला ने सीधी तरीके से अपने फाइनेंसर को कह दिया था कि मैं ऐसी युक्ति ढूंढ रहा हूं कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही न देना पड़े। पूछा गया कैसे, तो कहे हवा में ही बिजली मौजूद है, टावर भी बनाता है, सारी चीजें, फाइनेंस रोक दिया जाता है क्योंकि कोई व्यापारी अपने व्यापार को नहीं खराब करना चाहता। बैंक का लोन इतना ज्यादा हो गया था कि अंत में उन्हें वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, बेचने के बाद उस टावर को ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। तो कहा जाता है टेस्ला को काफी ज्यादा नॉलेज थी इस मैग्नेटिज्म के बारे में। उसने कहा था इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, बस जगह जगह पर टावर बनाओ, हवा से बिजली लेकर वो खुद सप्लाई कर रही होगी। साइंटिस्ट हैं, सबके अपने अपने सोचने का तरीका है, ठीक। क्या लिखा, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। हो गया, देन थैंक्स। अब जरा नोट्स आप थमा सकते हो, कल मैंने कुछ काम दे रखा था। नॉट मोर देन 10 मिनट्स, मैंने कहा था 7:30 आपका